सर मेरी पत्नी ने सुसाइड कर ली सर। आप जल्दी से चलिए। लेकिन क्यों की? क्या तुम उसे तकलीफ देते थे? नहीं मैडम, मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, हम चलकर देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। सर, इसके हाथ में तो सुसाइड नोट है। क्या तुमने इसे पढ़ा है? नहीं, नीलम को इस हालत में देखकर मुझे कुछ नहीं सूझा। चिट्ठी की तरफ मेरा ध्यान भी नहीं गया। ठीक है कामिनी, तुम चिट्ठी पढ़ो। यस सर। मैं नीलम अपने पूरे होशो हवास में अपने जीवन को खत्म कर रही हूँ। मेरे मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार ना पकड़ाया जाए। मैं अपनी मर्जी से खुद को गोली मार रही हूँ। नीलम, तुमने ऐसा क्यों किया? सर, ये तो ओपन एंड शट केस है। इस लेटर से ये साफ जाहिर है कि इसने आत्महत्या की है। फिर भी इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखते हैं अगर कुछ और मिला तो। सर, सामने वाले घर में एक और लाश मिली है। कोई औरत है। ये तो मिसेस वनीता है। पिछले 10 सालों से हम पड़ोसी हैं। इन्हें क्या हुआ? आज हो क्या रहा है? क्या आज सुसाइड डे है? सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं कामिनी, ये आत्महत्या नहीं लगती। ठीक से देखो, यहाँ ना तो मर्डर वेपन है और ना ही कोई चिट्ठी। एक काम करो, फोरेंसिक वालों को बोलो कि पूरा घर छान मारे, देखें कुछ मिलता है क्या, और इसकी भी बॉडी। हाँ सर, पोस्टमार्टम के लिए भेजती हूँ। क्या हुआ आपको? पहले तो आप दुखी थे, पर अब बहुत डरे हुए लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पहली बार 2 लाशें देखी और वो भी इतने कम समय में, इसलिए थोड़ा सा डर लगा। चिंता मत कीजिए, आप हमारी टीम को अपनी सारी डिटेल्स दे दीजिए और अपने घर जाकर आराम कीजिए। आगे हम देखते हैं। थैंक यू सर। सर, फॉरेंसिक टीम ने पूरा घर छान मारा, पर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। लगता है खूनी वनीता को गोली मारकर गन अपने साथ ही ले गया। हो सकता है। अब हमें उस खूनी को ढूंढना है। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, आपको ये देखना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? नीलम ने तो आत्महत्या की है, फिर वनीता कैसे मर सकती है? यही तो समझ नहीं आ रहा है सर, आखिर ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? तुमने पूछा ठीक से? रिपोर्ट देखने के बाद मैंने खुद उनसे 10 बार पूछा, उन्हें भी ये बहुत अजीब लगा। रिपोर्ट के मुताबिक नीलम और वनीता का खून एक ही गोली लगने से हुआ है। मतलब इन्हें वनीता के बॉडी से जो बुलेट मिली है, उसी से नीलम भी मरी है। पर सर, नीलम ने तो आत्महत्या की है, फिर वो कैसे वनीता को गोली मार सकती है? और एक गोली से 2 लोग कैसे मर सकते हैं, वो भी 2 अलग अलग जगहों पर? यही तो बात समझ में नहीं आ रही। लगता है हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मतलब? क्या हो अगर नीलम ने आत्महत्या ना की हो, उसका भी किसी ने खून किया हो? किसने? वही तो पता करना है कामिनी जी। चलिए। क्या बात है सर, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। नहीं, ठीक है, आपसे कुछ सवाल करने थे। जी कहिए। जब नीलम ने खुद को गोली मारी तब आप कहाँ थे? मैं बेडरूम में था और नीलम हॉल में थी। जैसे ही मैंने गोली की आवाज सुनी, मैं बाहर आया और देखा तो नीलम मर चुकी थी। क्या आप दोनों के अलावा उस वक्त घर में कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों ही थे। नीलम और वनीता का रिश्ता कैसा था? दोनों में कभी कुछ कोई अनबन या झगड़ा था? बिल्कुल नहीं सर, दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। ये वनीता के पति कहाँ हैं? उन्हें कुछ पता नहीं है क्या इस बारे में? सर, वो ज्यादातर बाहर काम करते हैं, घर में बहुत कम रहते हैं, पर मैंने उन्हें खबर कर दी है, वो आ जाएंगे। वो जैसे ही आएंगे उन्हें थाने भेज देना। कामिनी,
या तो अजय झूठ बोल रहा है या फिर हम सच देख नहीं पा रहे हैं। ये केस तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। सर, फॉरेंसिक वालों ने वनीता की मेडिकल रिपोर्ट भेजी है। लगता है उन्हें कुछ अलग मिला है। देखो। सर, ये तो काफी भयानक है। क्या है, दिखाओ। मैंने कहा था ना, चलो अब मजा आएगा। मिस्टर अजय, ये वनीता की मेडिकल रिपोर्ट है। हमें सब पता चल गया है। तो क्या आप सच कबूल करेंगे या फिर हम करवाएं? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने वनीता को नहीं मारा। हमने ये कब कहा कि आपने वनीता को मारा? हम तो सिर्फ इसका जवाब चाहते हैं कि वनीता के पेट में आपका बच्चा कैसे आया। मैं नहीं जानता, मैंने कुछ भी नहीं किया। बताता हूँ सर, मारिए मत। मेरा और वनीता का अफेयर चल रहा था, पर वो पेट से थी ये मुझे नहीं पता था। क्या ये डायरी तुम्हारी है? जी हाँ। इसकी और नीलम की चिट्ठी की हैंडराइटिंग मैच करवाओ। सेम है सर। इसका मतलब नीलम ने आत्महत्या नहीं की। मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। वनीता और मेरे बारे में नीलम को पता चल गया था। इसकी वजह से हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने गन निकालकर मुझ पर तानी, पर हाथापाई में मुझसे गोली चल गई। मैंने जानबूझकर नहीं मारा। और वनीता को कैसे मारा? नहीं, वनीता को मैंने नहीं मारा सर। फिर उसकी मौत कैसे हुई? मुझे नहीं पता सर, मैं तो खुद डर गया था। कामिनी, आसपास पता करो। पड़ोसी से पूछो कि उस रात उन्होंने कुछ सुना या कुछ देखा हो। सर, हमने आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछा। बहुत से लोगों ने यही कहा कि उन्होंने सिर्फ एक गोली चलने की आवाज सुनी थी। और सर, ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट मैं एक बार फिर से देख रही थी, तो मैंने देखा कि नीलम और वनीता की मौत एक ही समय पर हुई है। सर, मुझे लगता है कि इन दोनों मौत का जरूर कोई ना कोई तो कनेक्शन है। कामिनी, बहुत दिनों से एक बात दिमाग में घूम रही थी। मुझे लगता है वनीता का मर्डर उसी वजह से हुआ है। अजय ने जैसा बताया कि वो यहाँ खड़ा था और नीलम वहाँ खिड़की के सामने, और वो देखो वनीता के घर की खिड़की। इसका मतलब जब अजय और नीलम का झगड़ा चल रहा था तब वनीता किचन में काम कर रही थी, और जब अजय ने नीलम को गोली मारी तब वो गोली नीलम के शरीर से गुजरकर इस खिड़की से पास होकर वनीता को जा लगी। इसीलिए हमें बुलेट पर नीलम और वनीता के दोनों के खून मिले। मतलब अजय ने गलती से एक नहीं 2 खून किए। वाह सर, क्या दिमाग पाया है आपने। अपना तो ऐसा ही है। ये तो किसी नताशा की गुमशुदगी की फाइल है। कामिनी। यस सर। नताशा के घर चलो। कौन नताशा सर? ये 6 महीने पहले गायब हुई थी, मेरी ज्वाइनिंग से पहले। माँ जी, आई नो आपने जब अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी तब इस केस को हैंडल करने वाले इंस्पेक्टर विनय को सब बताया था, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद अब ये केस मेरे अंडर आ गया है। सो प्लीज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं वही सब वापस जानना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर। कोई मुझे 1000 बार भी वही रिपीट करने के लिए बोले
तो भी मैं बोलूंगी, बस मुझे मेरी बेटी मिल जाए। नताशा पोल्क होल न्यूज में न्यूज रिपोर्टर का काम करती थी। 6 महीने पहले वो किसी काम से मुंबई से रायगढ़ गई थी। वहां से लौटते समय उसने बताया कि वो 1 घंटे में घर पहुंचने वाली है, लेकिन वो 1 घंटा आज तक पूरा नहीं हुआ। माँ जी, नताशा रायगढ़ अकेली गई थी या किसी के साथ? जी, अकेली ही गई थी। कामिनी, फाइल्स में देखो जरा, नताशा के कॉल्स डिटेल्स फाइल है कि नहीं? नो सर, नो कॉल डिटेल्स। तो जल्दी से कॉल और उसकी आखिरी लोकेशन के डिटेल्स निकलवाओ। सर, नताशा की सीडीआर की कॉपी आ चुकी है, जिसमें उसकी लास्ट लोकेशन NH10 हाईवे है। और सर, 1 नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बात हुई है, जो नताशा के ऑफिस कलीग अयान का है। गुड, तुम इस आर्यन के भी CDR और लास्ट लोकेशन भी निकलवाओ। यस सर। तुम्हारा ढाबा यहाँ कब से है? मैडम जी, ये तो हमारा पुश्तैनी ढाबा है। तकरीबन 70 साल से हम यहाँ हैं। पर बात क्या हो गई मैडम जी? 6 महीने पहले इसी जगह से ये लड़की गायब हुई है। तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? जी नहीं मैडम जी, 6 महीने पहले यहाँ हाईवे पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से सभी दुकानें करीब 1 महीने तक बंद थी। इसलिए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मैडम जी। कुछ पता चला? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कामिनी? हाईवे 24 घंटे बिजी रहता है और किसी ने कुछ नहीं देखा। सर, हमें अभी पता चला है कि उस समय हाईवे पर बहुत काम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ की सारी दुकानें बंद थीं। आर यू श्योर? ढाबे वाले ने और आसपास के लोगों ने तो यही बताया है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। जिस दिन नताशा का फोन बंद हुआ था, उस दिन अयान का मोबाइल फोन यहीं पर ट्रेस हुआ है, और ठीक 1.5 घंटे बाद उसकी लोकेशन उसके घर पर शो हुई थी। एक काम करो, स्केलेटन डिटेक्टर मशीन मंगवाओ। ओके सर। सर, यहाँ कुछ है। खुदाई करो। कामिनी, सारे सबूत और कंकाल को फोरेंसिक भिजवाओ और पता करो कि ये कंकाल नताशा का है या किसी और का। सर, कंकाल नताशा का ही है। उसका DNA जानकी से मैच हो गया है। ये आर्यन के बारे में कुछ और पता चला? हम ट्राई कर रहे हैं सर, जल्द पता चल जाएगा। सर, नताशा की जाने के बाद अयान भी ऑफिस छोड़कर कहीं चला गया। जिया जी, आपके पास उसका कोई एड्रेस या फोन नंबर है? जी नहीं, ऑफिस छोड़ने के बाद ही उसका नंबर बंद है, और जहाँ वो रहता था वहाँ है भी नहीं। मैं एक बार अप्रोच कर चुकी हूँ। उसकी कोई फोटो? हाँ सर, फोटो है, 1 मिनट। कामिनी, ध्यान से देखो इन सारी फोटोज को। हर फोटो में एक चीज कॉमन है, आर्यन का पेन। इसका कैप देखो, ये बिल्कुल वैसी ही कैप है जैसे हमें कंकाल के पास से मिली है। जी हाँ जी, ये सारी फोटोज आप कामिनी को शेयर कर दीजिए। और कामिनी, तुम ये सारी फोटोज अपने खबरियों को सर्कुलेट कर दो। मुझे हर हाल में आर्यन चाहिए। सर, अयान का पता चल गया है। वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर सोनापुर जिले के इस घर में छुपकर बैठा हुआ है। इस आर्यन के अब छुपने छुपाने के दिन खत्म हुए।
जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। जितना भागना था तुम भाग चुके हैं, अब और नहीं। चलो उठ। सर मैंने कुछ नहीं किया। देखो आर्यन, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। कत्ल के वक्त तुम नताशा के साथ NH10 हाईवे पर मौजूद थे। तुम्हारे पेन की कैप भी हमें नताशा के कंकाल के साथ मिल चुकी है, इसलिए सच बोलो। पोल खोल न्यूज़ चैनल के साथ काम करते हुए मैंने पैसों का गबन किया था, जो नताशा को पता चल गया। वो पैसा लौटाने के लिए कहने लगी, लेकिन मैं वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में डुबो चुका था। मगर मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही पैसों का अरेंजमेंट कर लूँगा, लेकिन कर नहीं पाया। उसे समझाने के इरादे से मैं उसे मुंबई से बाहर ले गया। वो समझने के लिए ही तैयार नहीं हुई। मुझे कंपनी का पैसा लौटाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था, लेकिन वो मुझे और समय देने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हो गई और मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर मार दिया। उस रात NH10 हाईवे पर चल रहा काम बंद था, तो मजदूरों के ना होने का फायदा उठाकर मैंने नताशा को वहीं रोड पर ही दफन कर दिया। लेकिन तुम्हारे न्यूज़ चैनल ने तो पैसों की चोरी के लिए कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की। कंपनी छोड़ने से पहले मैंने सारी एंट्रीज बदल दी थी, जो ऑडिट में ही पकड़ी जा सकती हैं, और ऑडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने पर ही होता है। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि आप आज आ गए। अगर कल आते तो मैं अमेरिका शिफ्ट हो चुका होता, कभी हाथ नहीं आता। हर अपराधी यही सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तुम अमेरिका तो क्या पाताल भी चले जाते तो ये राठौर तुम्हें वहां से भी पकड़ लाता। अब उम्र भर जेल को एंजॉय करो। सर, आपने डायलॉग बहुत पुराना मारा था। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वैसे सच कहूं सर, तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये केस सॉल्व होगा, लेकिन आपने बॉडी और खूनी दोनों को ढूंढ निकाला। आप सच में कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। कामिनी, ये आदमी बेचारा बेमतलब मारा गया। सही कहा सर, ऐसी मौत किसी को नहीं आनी चाहिए। कितनी छोटी सी वजह थी, मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हुई और शॉक लगने के कारण मर गया। ये आजकल मोबाइल से बहुत सी मौतें हो रही हैं। वही तो, अब इसका क्या करें सर? करना क्या है, एक्सीडेंट का केस बनाकर केस को बंद कर दो। बेचारा भरी जवानी में मर गया। यस सर। क्या बात है सर, आज बड़े खुश लग रहे हो। बहुत सेल्फी ली जा रही है। हाँ कामिनी, मैं तो बस नए फोन का कैमरा चेक कर रहा था, आज ही खरीदा है। वाह सर, मोबाइल तो बहुत अच्छा है। अच्छा तो होगा ही, महंगा जो है। सर, मेरी बीवी करंट लगने से मर गई सर। कब और कैसे? अभी हुआ। वो फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक उसे जोर का झटका लगा और वो नीचे गिर गई। कामिनी, इस हफ्ते का दूसरा केस है ना? नहीं सर। तो फिर? शायद ये 8वां है। इतने केसेस हो गए, फिर भी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी सर, मैंने सोचा ये सब एक्सीडेंट है, इसलिए कोई केस नहीं हुआ। कामिनी, एक बार जो होता है उसे एक्सीडेंट कहते हैं। बार बार अगर ऐसा हो तो समझ जाओ कि कहीं पर कुछ बुरा हो रहा है। जी सर। आगे से ध्यान रखना। अब तक जितनी मौतें चोट लगने से हुई हैं, उन सब की डिटेल चाहिए मुझे। अब चलो ये केस देखते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और अच्छी तरह से देखने के लिए कहो। हाँ सर। साहिल, क्या ये तुम्हारी बीवी का मोबाइल है? हाँ सर। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। इसने ये कब खरीदा था? 2 दिन पहले सर। कामिनी, यहाँ आओ। यस सर। पहला जो केस था शॉर्ट का, जिसे हमने एक्सीडेंट कहा था, उस आदमी का मोबाइल किस कंपनी का था वो पता करो, और पूरे हफ्ते में जिन लोगों की हत्या इस करंट लगने से हुई है
उनकी भी मोबाइल कंपनी का पता करो। अभी करती हूँ सर। सर, आपने जैसा कहा था मैंने सबके मोबाइल किस कंपनी के थे ये पता लगा लिया है। ये देखिए। ये सारे कांड एक ही मोबाइल कंपनी के फोन से हुए हैं। मतलब इस कंपनी में ही कुछ गड़बड़ है। हमें इस कंपनी के मालिक से मिलना होगा। ठीक कहा सर आपने। तो फिर चलो उनसे पूछताछ करते हैं। रोहित साहब, क्या आपको पता है आपके मोबाइल लोगों की जान ले रहे हैं? हाँ सर, पता है, इसलिए मैंने कल ही प्रोडक्शंस पूरी तरह से रुकवा दी है। तो क्यों मारा इतने लोगों को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। भला मैं अपने ही कंपनी का नाम क्यों खराब करूंगा? और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। झूठ बोल रहे हो तुम। एक तो डिफेक्टिव मोबाइल बनाते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। उल्टा मुझे अखबार में मेरी कंपनी के बारे में बुराई पढ़कर बहुत दुख हुआ है। ठीक है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, माँ बाप नहीं है। एक बीवी थी पर हमारा तलाक हो गया। और एक छोटा भाई है। वो क्या करता है? उसका सॉफ्टवेयर का खुद का बिजनेस है सर। क्या लगता है आपको, किसी पर शक है आपको? कोई सगा या फिर कंपनी में कोई? नहीं सर, सब लोग मेरे ही हैं, किस पर शक करूं? ठीक है, जब तक पता नहीं चलता शहर छोड़कर मत जाना। सर, मुझे नहीं लगता उस राय ने कुछ किया है। ये किसी अंदर वाले का काम है। मुझे भी यही लगता है। सर, कंट्रोल रूम में एक फैक्स आया है। देखो और बताओ। सर, इसके मुताबिक अब तक जितने भी लोग मरे हैं वो सब करंट लगने से पहले फोन पर बात कर रहे थे। और हैरानी की बात ये है सर कि सभी को एक ही नंबर से कॉल आया था। क्या मतलब सबूत फोन में नहीं, फोन नंबर में है? एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो और इस नंबर की लास्ट लोकेशन पता करने के लिए कहो। यस सर। सर, इस नंबर की लास्ट लोकेशन रॉय का घर है। ये रॉय का कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, पुलिस स्टेशन, कामिनी हियर। रॉय साहब आप बोलिए। सर, रॉय का कहना है कि उसे पता है कि ये सब किसने किया है। उसने तुरंत हमें घर बुलाया है। जाते हैं, ये फोन का नंबर भी पता लगाना है। कुछ देर पहले ही इसने हमें कॉल किया था। अब ये सब कैसे हो गया? लगता है उस आदमी को पता चल गया होगा कि रॉय हमें सब कुछ बताने वाला है, इसीलिए उसने इसे मार दिया होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब रॉय ने हमें कॉल किया तब वो खूनी यहीं हो सकता है। एक काम करो, सारा घर अच्छी तरह से छान मारो और ये चाकू, इस मर्डर वेपन को फोरेंसिक भेज दो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, पर इसमें बड़ी ही अजीब बात सामने आई है। चाकू पर रॉय का खून तो था ही, पर एक और इंसान का भी खून था। किसका? डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वो दूसरा खून उसके भाई का है। मतलब रॉय के भाई का भी खून हुआ है, पर हमें तो वहाँ एक ही लाश मिली। शायद वो खूनी के हाथों से बच गया हो। शायद, या फिर क्या सर? रॉय के इस भाई को ढूंढते हैं, जिंदा या मुर्दा। सर, ये तो वही नंबर है जिससे लोगों की जाने गई है। जल्दी से इस नंबर को ट्रेस करो। मैं करती हूँ, पर फोन मत उठाना। सर, इस नंबर का लाइव लोकेशन तो रॉय का घर है। चलो जल्दी। अच्छा, तो तुम हो इस फसाद की जड़। तुमने किया है ये सब? क्यों किया ये सब तुमने? मैं अपने भाई से बदला लेना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था उसे, क्योंकि वो सौतेला था और मैं सगा। पर मेरे माँ बाप ने सारी जायदाद उसे दे दी, इसलिए बदला लेने के लिए मैंने उसकी कंपनी के मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जिससे एक खास नंबर से आया हुआ फोन उठाते ही जोर का करंट लगेगा और लोगों को लगेगा कि मोबाइल की गलती है। और ये बात रॉय को पता चल गई होगी, इसलिए उसे भी मार डाला। पर एक गलती कर दी तुमने, तुम्हारी हाथापाई में तुम्हारा खून भी चाकू पर आ गया। अब सड़ते रहना जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। कमाल का नसीब है सर आपका। आप तो मरते मरते बच गए। अपना नसीब तो ऐसा ही है। एक बच्चा 12 साल का जो अपने घर की छत के दीवार पर चढ़ा है और उस पर चल रहा है,
उसके कानों में किसी इंसान की आवाज गूंज रही है। कम ऑन चिंटू, आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो। अगर तुमने ये लेवल क्रॉस कर लिया तो तुम जीत जाओगे और तुम्हें एक बड़ा सा बोनस मिलेगा। आओ चिंटू, आ जाओ। चिंटू आगे जा रहा था, तभी वहां चिंटू की माँ उसे ढूंढते हुए आती है। चिंटू को दीवार पर चढ़ा देख वो डर जाती हैं। चिंटू, वहाँ क्या कर रहे हो बेटा? नीचे आ जाओ। चिंटू की माँ उसे आवाज दे रही थी, लेकिन चिंटू के कानों में जैसे किसी की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। चिंटू की माँ जैसे ही चिंटू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, चिंटू छत की दीवार से नीचे कूद गया और उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस स्टेशन में कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म किया। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर राठौर ने बच्चे की लाश को अच्छी तरह से देखा। उसके पूरे शरीर पर कोई मार्क नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर एक जोकर का निशान बना हुआ था, एक भयानक जोकर। वो निशान बना देख इंस्पेक्टर राठौर को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने लड़के की मां से बात की। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं कि आपको अपने बेटे की मौत का कितना दुख है, लेकिन हमें अपनी प्रोसेस तो पूरी करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके बेटे चिंटू को ड्राइंग अच्छी लगती थी? नहीं सर, चिंटू ड्राइंग नहीं करता था, उसे तो गेम्स खेलने अच्छे लगते थे। क्या चिंटू के हाथ पर ये निशान पहले से है? नहीं सर, इससे पहले कभी मैंने चिंटू के हाथ पर ये निशान नहीं देखा था। चिंटू की मां की बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर हैरान रह गए। इंस्पेक्टर राठौर ने चिंटू का मोबाइल चेक किया, लेकिन उन्हें ऐसा कोई गेम नहीं मिला जो किसी जोकर से रिलेटेड हो। एक 12 साल का लड़का आत्महत्या क्यों करेगा? चिंटू की मां से बाकी की इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राठौर किसी सोच में थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कामिनी। क्या हुआ सर, आप किस सोच में पड़े हैं? कामिनी, कल जो हादसा हुआ है चिंटू के साथ, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। उसकी मां ने कहा कि उसने चिंटू को आवाज दी थी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? सर, ऐसा तो नहीं कि चिंटू की माँ हमसे कुछ छुपा रही है? सर, चिंटू की माँ की बातों से तो हमें अपने बचपन की बात याद आ गई। हमारी दादी कहती थी कि पहले गांव में रात को एक आदमी घूमता था जो छोटे बच्चों को सम्मोहित करके उनसे अपना काम करवाता था, जैसे चोरी, मारपीट। लालू पटेल की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर को कुछ शक हुआ। कामिनी, ऐसा तो नहीं है कि कोई है जो छोटे बच्चों को हिप्नोटाइज करके उन्हें मार रहा हो? लेकिन सर, जब हमने चिंटू की माँ से बात की थी, तब उन्होंने बताया था कि उस वक्त घर पर सिर्फ चिंटू और वही थी, तीसरा कोई नहीं आया था। तो कैसे कोई कुछ कर सकता है? थोड़ी देर बाद लालू पटेल लैपटॉप लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास गए और उन्हें उस जोकर के टैटू की इंफॉर्मेशन दिखाने लगे। सर, खबर मिली है, ये टैटू एक गेम का थंबनेल है और ये एक अजीब गेम है। अजीब मतलब? वो तो पता नहीं सर, अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है। कामिनी, इस गेम की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके सर। तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। किसी ने कॉल पर बताया कि एक छोटे बच्चे ने अपने रूम में आत्महत्या कर ली है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जल्दी से वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक 12 साल के लड़के की डेड बॉडी उसके रूम में बेड पर पड़ी है और साइड में उसके माँ बाप रो रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने उस डेड बॉडी के पास जाकर देखा तो उसके हाथ में भी वही निशान था। ये देखकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी चौंक गए। कहीं ये उसी गेम की वजह से तो नहीं हुआ है? अब तो ये बात और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ये सब कैसे हुआ? आप कुछ जानती है मैम? मैं तो किचन में काम कर रही थी। आरव स्कूल से वापस आया और अपने कमरे में गेम खेलने के लिए बैठ गया। वो मुझे बहुत शांत लगा। उसे ब्रेकफास्ट देने के लिए मैं उसके कमरे में गई और ये सब।
सर, सारी बातें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। ये बच्चा भी गेम खेलते खेलते मरा है। हमें जल्द से जल्द ये मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी कामिनी, नहीं तो पता नहीं और कितने बच्चों की जान जाएगी। सही कहा सर। बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कामिनी और राठौर वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। कामिनी, शहर के सारे उन आदमियों को पकड़ो जो जोकर बनकर हंसाते हैं। हो ना हो ये किसी जोकर का ही काम है। अगले दिन लालू पटेल और कामिनी ने सभी जोकरों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आए। हमें यहाँ क्यों लाया है सर? हमने क्या किया है? हाँ, हमें यहाँ क्यों लाया है सर? हमने क्या किया है? आप सबको यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि शहर में आए दिन किसी न किसी बच्चे की मौत हो रही है और ये सब जो कोई भी कर रहा है वो एक जोकर है या जोकर के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसीलिए आप सबको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन सर, उसमें हमारी क्या गलती? और उस खूनी को आप कैसे पकड़ेंगे? आपके पास तो उसके खिलाफ कोई सुराग भी नहीं है। आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमें अपना काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर राठौर ने सभी जोकरों की तलाशी ली और उनसे पूछताछ की। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। फिर उन्होंने हर स्कूल में होने वाले मैजिक इवेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। हर स्कूल में क्राइम ऑफिसर्स की एक टीम तैनात की गई। इंस्पेक्टर राठौर भी एक स्कूल में गए थे अपनी टीम के साथ। जहां पर मैजिक इवेंट होता, पुलिस वहां बारीकी से नजर रखती। एक स्कूल में इवेंट के दौरान जोकर ने एक लड़के को अपने पास बुलाया और उसे कुछ मैजिक दिखाए। शो खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने उस जोकर का पीछा किया। वो जोकर स्कूल के बाहर गेट पर एक बच्चे से बात कर रहा था। इंस्पेक्टर राठौर के वहां पहुंचने से पहले ही वो जोकर वहां से निकल गया। राठौर उस बच्चे के पास गया। बेटा, वो कौन था और तुमसे क्या बात कर रहा था? लेकिन वो बच्चा बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर राठौर को शक हुआ कि कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन्होंने स्कूल में जाकर उस जोकर की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ जोकर के फोटोज और लैंडलाइन नंबर के अलावा कुछ भी नहीं था। इंस्पेक्टर राठौर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस तक पहुंच कैसे सकते हैं। 2 दिन बाद उस जोकर के घर लैंडलाइन नंबर से कॉल आता है। शहर के एक बड़े स्कूल में मैजिक शो के लिए उसे बुलाया जा रहा था। हेलो, मैं मुंबई के दिव्या निकेतन स्कूल से बात कर रही हूँ। हम हमारे स्कूल में एक मैजिक शो करना चाहते हैं। क्या आप ये शो कर सकते हैं? श्योर। ओके, मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। उस लेडी ने जोकर को सारी डिटेल्स बताई। 2 दिन बाद वो जोकर अपने टाइम पर स्कूल में आया और सीधे स्टेज पर गया। जोकर ने थोड़ी देर अपनी अदाकारी दिखाई और जैसे ही वो शो खत्म करके निकला, पीछे के रास्ते से इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने उसे पकड़ लिया। जोकर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने इंस्पेक्टर राठौर को धक्का दिया और वहां से भागने की कोशिश की। लालू पटेल ने अपना डंडा जोकर के पैरों में डाला, जिससे जोकर नीचे गिर गया। कामिनी और राठौर ने उसे पकड़ा और जोर का तमाचा मारा। उसके बाद उसके चेहरे का नकाब उतारा। ये वही जोकर था जो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राठौर से सवाल कर रहा था। जोकर को थोड़ा टॉर्चर करने के बाद जोकर ने बताया कि उसका नाम जॉन है। 2 साल पहले उसकी भी एक हंसती खेलती जिंदगी थी। उसका एक बेटा भी था 12 साल का। उसे वीडियो गेम खेलने की आदत हो गई थी। वो ज्यादा समय मोबाइल में वीडियो गेम खेलने में लगाता था और इसी वजह से उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया और उसकी मौत हो गई। तभी मैंने सोच लिया था कि जिस गेम की वजह से मेरे बेटे की जान गई है, मैं बाकी बच्चों को भी उसी गेम से मारूंगा। जोकर ने बताया कि उसने एक ऐसा गेम बनाया है जिसे किसी भी मोबाइल में सिर्फ 1 घंटे के लिए ओपन किया जा सकता है। 1 घंटे के बाद वो गेम अपने आप मोबाइल से डिलीट हो जाता है। स्कूल में मैजिक शो करते समय वो किसी भी एक बच्चे को अपना टारगेट बनाता था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उस बच्चे के पास जाकर उसको हिप्नोटाइज कर लेता था और उस गेम की लिंक उस बच्चे को देता था। घर जाकर बच्चा उस गेम को अपने मोबाइल में डाउनलोड करता था
और फिर गेम के जरिए वो उस बच्चे से सुसाइड करवाता था। हिप्नोटाइज होने की वजह से वो बच्चे वही करते थे जो वो कहता था। तुम्हारे बच्चे की जान गई तो उसमें इन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? तुम अगर चाहते तो अपने बच्चे का एग्जाम्पल देकर बाकी बच्चों की जान भी बचा सकते थे, लेकिन एक क्रिमिनल कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। तुम्हें पकड़ने के लिए हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके ये मैजिक शो अरेंज करवाया था। अब जेल में मैजिक की प्रैक्टिस करना। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। रात के तकरीबन 1 बजे दीपिका के घर पर। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे। ये सब नजारा एक बेडरूम में छुपे सनी और मुन्नी चुपके से देख रहे थे। सनी और मुन्नी दोनों सगे भाई बहन थे। एक कार एक्सीडेंट में दोनों के मम्मी पापा गुजर गए थे। तब से दीपिका ही दोनों का ख्याल रखती थी। बेडरूम में छुपे सन्नी और मुन्नी छुपकर बाहर का नजारा देख रहे थे। दोनों ही बहुत डर गए थे। सनी ने दरवाजा बंद किया और मुन्नी के हाथ में एक टेडी बियर दिया और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर जाने को कहा। मुन्नी, तुम यहाँ से बाहर जाओ और किसी को हमारी मदद के लिए बुलाओ। नहीं भैया, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अकेले डर लगता है। देखो मुन्नी, तुम्हें बाहर जाना ही होगा, नहीं तो हम सब यहाँ फंस जाएंगे। हमें मासी की मदद करनी होगी और ये टेडी बियर अपने पास रखो, इसे किसी को देना मत। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बाहर खड़े आदमी ने सन्नी और मुन्नी के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। सन्नी ने उस आदमी को रोक कर रखा। मुन्नी तब तक वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद घर से गोली चलने की आवाज आई। अगली सुबह एक औरत अपने घर से एक बैग लेकर अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली तो उसमें मुन्नी सो रही थी। औरत के डिक्की खोलने के बाद मुन्नी जागी और रोने लगी। सनी भैया, सनी भैया। बेटा, आप कौन हो और आपके माँ पापा कहाँ हैं? सनी भैया, सनी भैया। अच्छा, आपके सनी भैया कहाँ हैं? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़। यस, बोलिए। सर, मैं कामिनी नगर से बात कर रही हूँ, वृंदावन नंबर 13। सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सर, मैं आपको फोन पर कुछ नहीं बता सकती, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। ओके, आप वहीं पर रहिए, हम अभी आते हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और हवलदार लालू पटेल वहां गए। उस औरत ने सारी बात उनको बताई। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लालू पटेल मुन्नी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। देखो बेटा, अगर तुम हमें सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताओगी ना, तो हम तुम्हें बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। लेकिन मुन्नी कुछ नहीं बोली। राठौर को वहां एक डायरी मिली जिसमें एक एड्रेस लिखा था। ये किसका एड्रेस होगा सर? ये तो इस एड्रेस पर जाकर ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर और कामिनी मुन्नी को लेकर उस एड्रेस पर पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला। मुन्नी ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो दौड़ती हुई उसके पास गई। अंकल, अंकल, अंकल। सब लोग अंदर गए। आप कौन हैं? और मुन्नी आपके पास कैसे? इसकी मासी कहाँ है? और सनी नहीं आया क्या मुन्नी के साथ? आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और मुन्नी को कैसे जानते हैं? मेरा नाम रंजन है। मुन्नी की मासी और मैं फैमिली फ्रेंड हैं। मुन्नी और सनी के माता पिता की मौत के बाद इनकी मासी के साथ साथ हम भी इनका ख्याल रखते हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी बात रंजन को बताई। ये सब सुनकर रंजन चौंक गया और जल्द से जल्द दीपिका और सनी को ढूंढने की रिक्वेस्ट करने लगा। मुन्नी के हाथ में टेडी बियर देख रंजन ने उसे लेना चाहा, लेकिन मुन्नी ने मना कर दिया। ये सारी बातें इंस्पेक्टर राठौर को अजीब लगी। दूसरी ओर दीपिका और सनी एक अंधेरे कमरे में बंद थे। उनके हाथ पैर बांध कर रखे गए थे। आई एम सॉरी सनी बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब तो पुलिस हमारे घर भी पहुंच गई होगी।
और उन्हें वो पैकेट भी मिल गया होगा। अब पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। मासी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने वो पैकेट वहाँ से हटा दिया था। पुलिस को घर में कुछ नहीं मिलेगा। सनी ने बताया कि उसने दीपिका को वो पैकेट घर पर छुपाते देखा था। वो जानता था कि दीपिका कोई ना कोई गलत काम कर रही है, लेकिन पुलिस के डर से उसने वो पैकेट वहां से निकालकर कहीं और रख दिया था। इधर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दीपिका और सनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को एक खबरी का कॉल आता है। हेलो सर, एक अंडरवर्ल्ड की टीम मुंबई आई है ड्रग सप्लाई करने के सिलसिले में। वो जल्द ही मिलने वाले हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे ये अब तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सावधान रहना। दीपिका और सनी जिस कमरे में बंद थे वहां एक आदमी आता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है और वो बाहर सुपिकात को धमकी देता है। देखो, अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा मैं। आज का बस एक ही दिन है तुम्हारे पास। कल मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो जो भी होगा ना उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद होगी। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। सनी जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेता है और दीपिका के पास जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। सनी बेटा, तुम भाग जाओ यहाँ से। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। नहीं मासी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तभी वहां का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। सनी पीछे की खिड़की से भाग जाता है। एक गुंडा अंदर आता है और देखता है कि लड़की तो बंधी हुई है, लेकिन बच्चा भाग गया है। वो उस लड़के का पीछा करता है। भागते भागते सनी एक सड़क पर आता है। थोड़ी देर आगे भागने के बाद उसे एक टेलीफोन बूथ दिखता है। वो वहां जाकर सब इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल करता है। हेलो, कौन? मैम, मैं सनी बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सनी, तुम कहाँ हो? तभी सनी देखता है कि वो गुंडा सनी का पीछा करते करते वहां आ गया है। मैम, चिंटू चिंटू चिंटू। उसके इतना कहते ही वो गुंडा वहां आ जाता है और सनी को वापस पकड़ लेता है। चल, तुझे भागने का बहुत शौक है ना? अब तुझे और तेरी मासी को अभी मार दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। तभी गुंडे को एक कॉल आता है और दूसरी ओर से आवाज आती है। उन दोनों को कल तक जिंदा रखना है। हमारा काम खत्म होने तक उनका जिंदा रहना जरूरी है। समझ आई मेरी बात? यस सर। कामिनी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाती है। कहो कामिनी, क्या बात है? कामिनी ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई। ये चिंटू का क्या मतलब है? सनी हमें किस बात की ओर इशारा कर रहा है? तभी इंस्पेक्टर राठौर को याद आया कि जब वो मुन्नी को उसके अंकल के यहाँ लेकर गए। लाओ मुन्नी बेटा, चिंटू को मुझे दे दो। नहीं, चिंटू मेरे साथ ही रहेगा। कामिनी, चिंटू मुन्नी के टेडी बियर का नाम है। जरूर उसमें कुछ ऐसा है जो सनी हम तक पहुंचाना चाहता है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर जल्दी से रंजन के यहाँ गए। वहां जाकर देखा तो रंजन घर पर नहीं था और मुन्नी के पास एक मेड थी जो मुन्नी का ख्याल रखती थी। तुम्हारे साहब रंजन कहाँ हैं? वो तो अपने काम पर गए हैं। मुझे कहा था कि आने में देर हो जाएगी, मुन्नी का ख्याल रखना। तभी अपने कमरे से मुन्नी बाहर आई। उसके हाथ में टेडी बियर भी था। कामिनी ने प्यार से बात करके मुन्नी के हाथ से टेडी बियर लिया और उसे देखने लगी। उसके आगे जो पैकेट था उसमें एक चिट्ठी थी। कामिनी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक नक्शा बना हुआ था। एक तालाब के पास पत्थरों का ढेर था जिसमें एक पैकेट था। सर, ये देखिए, इसमें एक तालाब का नक्शा है। इसका क्या मतलब है? ये तो सनी के घर के पीछे जो तालाब है उसका नक्शा है। तो क्या सनी हमें वहां जाने के लिए इशारा कर रहा है? लेकिन क्यों? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अगले दिन वो गुंडा आदमी दीपिका और सन्नी को जबरदस्ती उस तालाब के पास लाया और सनी से उस पैकेट के बारे में पूछने लगा। बोल, पैकेट कहाँ है? नहीं तो तेरी मासी को यहीं मार दूंगा। सनी घबराते हुए पत्थरों के ढेर के पास गया और ड्रग्स का पैकेट बाहर निकाल कर लाया।
सनी ने जैसे ही वो पैकेट उस गुंडे के हाथ में दिया, वहां एक गाड़ी आई और उसमें से रंजन बाहर निकला। ड्रग्स का पैकेट मिला? हाँ सर, ये रहा। ये सब तुम क्या कह रहे हो रंजन? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। रंजन ने पैकेट को लिया और दीपिका और सनी को मारने का ऑर्डर दिया। तभी वहां इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल आ गए। कामिनी ने गुंडे आदमी को पकड़ा और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने रंजन को पैकेट के साथ रंगे हाथों पकड़ा। दीपिका ने बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो ये काम करने को तैयार हो गई थी और इसी बात का फायदा रंजन ने उठाया। सर, आपने ये केस सॉल्व भी कर लिया। आपका तो जवाब नहीं सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।